स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इस श्रृंखला में ये जो आगामी परीक्षाएं हैं, सुपर टेट की परीक्षा के लिए, टेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं जीके और जीएस की प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम बताना है। तो आपका सही जवाब है थर्ड, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। और इस सवाल को एक दूसरे तरीके से, एक दूसरा सवाल यही हो सकता है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, या काली मिट्टी का एक और नाम क्या है। तो आपको याद रखना चाहिए, काली मिट्टी का एक अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है। रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ये आप ज़रूर याद रखें। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। 4 विकल्प कोई दे देगा तो उसमें से रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हुआ, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। माने तुलबुल परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है। और 4 विकल्प हैं और आपको सही जवाब देना है। तो आपका सही जवाब है झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। जो तमाम परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केबुल लाम झाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में है। केबुल लाम झाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में है। राज्य का नाम बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। केबुल लाम झाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इन 5 विकल्पों में से भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। और आपका सही जवाब है 7वां, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। और आपको राज्य का नाम बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको राज्य का नाम बताना है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। दर्रे के लिए हमने विशेष रूप से एक ट्रिक अपने इसी चैनल स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल कराई है। आप अगर उस ट्रिक को पढ़ें तो निश्चित रूप से आप भारत के जो दर्रे हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के लिए हमने एक विशेष ट्रिक बनाकर उसका एक वीडियो अवेलेबल कराया है। तो जीके के ट्रिक के विभिन्न वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे स्टडी पॉइंट पर। आप उनको देखते हुए उनका लाभ ले सकते हैं। तो दर्रे की ट्रिक के लिए आप वो वीडियो देखें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और याद करने का बहुत आसान तरीका वहाँ उपलब्ध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। और 4 विकल्प हैं आपके। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प बताना है कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा ज़िले में कौन सा मेला आयोजित होता है। और आपका सही जवाब है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है इसी क्रम में,
बहुत आसान प्रश्न है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। 4 विकल्प हैं और इनमें से आपको सही जवाब बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये उत्तर प्रदेश का महाविद्यालय है और लखनऊ में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत आसान भी है। इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ ये 3 उत्तर प्रदेश के ही शहर हैं, जबकि दिल्ली एक अलग राज्य दिया हुआ है। तो इस प्रकार से भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है और आपके 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से आपको आधुनिक भारत का चाणक्य बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसकी रचना है। ब्रोकन विंग नामक पुस्तक के रचनाकार का नाम बताना है। 4 विकल्प दिए हैं और आपका सही विकल्प है सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग नामक पुस्तक की रचना सरोजनी नायडू ने की। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा वायु में किसकी अधिक सांद्रता के कारण होती है और 4 विकल्प हैं आपके। उनमें से सही विकल्प आप देखें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी चेक करते रहें और स्कोर बताएं और आपका सही जवाब हो जाएगा SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है। वायु में इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और अगला बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि सोडियम को साधारणतः किस में रखा जाता है। सोडियम को रखने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान सवाल। केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये आप निश्चित रूप से याद कर लें, नोट कर लें, याद रखें। और अगला सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 का 2019 में किसे दिया गया। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखते हैं तो गलत हो सकता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 का 2019 में किसको दिया गया, यानी 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था और वही 2018 का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया और सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प है ओल्गा टोकारक्जुक। ओल्गा टोकारक्जुक को नोबेल पुरस्कार 2018 साहित्य के क्षेत्र में मिलना था और वो 2019 में दिया गया। इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न बन सकता है कि साहित्य के क्षेत्र का 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो उसका सही जवाब होगा आपका पीटर हैंडके। ये 2 प्रश्न यहाँ हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 का 2019 में ओल्गा टोकारक्जुक को दिया गया, जबकि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का पीटर हैंडके को दिया गया। तो ये नोट कर लें आप, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाते हैं। 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से आपको राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस निवारण दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो
आपका सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके साथ में आपको ये प्रश्न भी याद रखना चाहिए कि ये 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी एक हुई थी, भोपाल गैस रिसाव कांड, वो 2 दिसंबर 1984 में हुई थी और उसी कारण से राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस हम 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसके साथ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो एक प्रश्न ये भी यहाँ पर बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस का नाम बताइए। तो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था और 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसलिए 2 दिसंबर को हम राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवस पर एक सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में की जाएगी। करंट का बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 2021 में जनगणना होनी है और वो जनगणना आपकी कितनी भाषाओं में की जानी है, ये प्रश्न है। और इसका सही जवाब होगा 16 भाषाओं में जनगणना होनी है। जनगणना 2021 16 भाषाओं में होनी है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प बताना है। प्रथम राष्ट्रीय एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। 4 उत्तर प्रदेश के शहर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बताना है और आपका सही जवाब हो जाएगा नोएडा। नोएडा में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगला एक सुमेल करने का प्रश्न है। 2 सूची दी हुई है और उन सूची को सुमेल करना है। सूची 1 में और सूची 2 को आपस में सुमेलित करके 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। और 4 शहर सूची सेकंड में दिए हैं, वाराणसी, रेणुकूट, कानपुर और लखनऊ। तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान का संबंध कानपुर से है, यानी ए का संबंध कानपुर से होगा, यानी 3। अब दूसरी बात करें, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की बात करें तो इसका संबंध वाराणसी से है। स्कूटर्स इंडिया का संबंध लखनऊ से है और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का संबंध रेणुकूट से है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी 3, 1, 4, 2। और इस सवाल में अगर आप देखें तो आपको एक ही विकल्प अगर पता है तब भी हो सकता है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान का संबंध चमड़ा उद्योग कानपुर, बहुत प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। तो और तीसरा कहीं और नहीं दिया है, तो इसलिए आप इसको देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं। इसी क्रम में अगला सवाल है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सुपर टेट 2019 में पूछा भी गया है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 विकल्प दिए हैं और आपको इनमें से सही जवाब बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी। और अगला प्रश्न है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है। ये भी सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका का नाम बताना है और आपका सही जवाब होगा एना बर्न्स। सेकंड, एना बर्न्स, यानी मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका एना बर्न्स हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जिनकी चर्चा हम स्टडी पॉइंट पर कर रहे थे। अपने इस चैनल पर हम
जीके और जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सुपर टेट तथा अन्य दूसरे परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस पर हम जीके की कुछ ट्रिक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, जिनको आसानी से याद करके ट्रिक की सहायता से हम जीके के प्रश्नों को याद कर सकते हैं। तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। स्टडी पॉइंट में पूरा वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद।